नहीं होती है उनको कोई बीमारी, जो योग करने की करते हैं समझदारी। योग हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो आज मैं आपको एक ऐसी ही शख्सियत से मुलाकात करवाने वाली हूँ जो 15 साल से बच्चों को योग सिखा रही हैं, जो पहले डीएवीवी की प्रोफेसर रहीं, फिर योग में उनका इतनी रुचि योग में थी कि बच्चों को फ्री में योग सिखाने लगी। तो आज हम उनसे पूरी कहानी जानेंगे कि उन्होंने इसकी शुरुआत कैसे की। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैम, जो आपने योग सिखाना शुरू किया, इसकी शुरुआत कैसे हुई? क्योंकि आप पहले डीएवीवी की प्रोफेसर रही हैं, फिर अचानक से यहाँ पे योग सिखाना और बच्चों को फ्री में सिखाना, तो इसकी प्रेरणा कहाँ से मिली, कैसे शुरुआत हुई? डीएवी में मैं प्रोफेसर नहीं थी, मतलब गेस्ट फैकल्टी में प्रोफेसर पद बोल सकते हैं आप उसे। वहाँ पे मैंने 8 वर्ष लगभग काम किया। उसके बाद गवर्नमेंट आर्ट्स एंड कॉमर्स कॉलेज में मैंने 3 साल कार्य किया और अभी जैन श्वेतांबर प्रोफेशनल एकेडमी में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हूँ। अभी भी बच्चे वहाँ पढ़ रहे हैं। ये एक पढ़ाने की यात्रा है जो कि शैक्षणिक योग्यता प्राप्त करने वाले छात्र कॉलेज या यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेते हैं। पढ़ाते पढ़ाते एक अनुभव मुझे हुआ कि जो व्यक्ति फीस भर सकता है वो तो किसी भी यूनिवर्सिटी में, इंस्टीट्यूशन में, किसी कॉलेज में एडमिशन ले लेगा, लेकिन उस वर्ग का क्या, उस युवा का क्या, या फिर उस व्यक्ति विशेष का क्या जिसके पास फीस नहीं है। अगर फीस नहीं है तो ऐसे बहुत सारे लोग मेरे जीवन काल में, ऐसे स्टूडेंट मैंने देखे थे कि जहाँ फीस न होने के कारण वो यूनिवर्सिटी की फ़ीस नहीं भर पा रहे हैं, या जिस कॉलेज में मैं पढ़ा रही वहाँ की फ़ीस नहीं भर पा रहे हैं, असक्षम हैं और योग्य भी हैं वो, और कुछ करना भी चाहते हैं ज़िंदगी में। तो जब ऐसे बच्चे, ऐसे छात्र जब मुझे देखे तो मुझे लगा कि अगर मैं नौकरी करती रह गई ना तो मैं हमेशा एक सिलेबस को फॉलो करूँगी और मैं किसी भी इंस्टीट्यूशन से बंधूंगी, मैं अपना विकास करूँगी, मैं उन्हीं बच्चों को पढ़ाऊँगी जो वहाँ आ रहे हैं। लेकिन आकाश तो अनंत होता है और अनंत आकाश में अनंत पक्षी होते हैं। यदि उन पक्षियों को सहारा देना है तो एक वृक्ष बनना होगा मुझे। इसी उद्देश्य से फिर मैंने अपनी जॉब जो भी मेरे पास थी उन सब पे ध्यान न देते हुए मैंने उस वर्ग पर ध्यान देने की सोची जिससे हम कहते हैं कि जो असक्षम है, जो किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूट में अपना एडमिशन नहीं ले पा रहा है, जो किसी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में एडमिशन नहीं ले पा रहा है अपनी आर्थिक समस्याओं के चलते, उन लोगों को क्यों ना मैं शिक्षित करूं। इसी उद्देश्य से मिशन कौंते करके एक मैं फ्री योगा टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाती हूं, जिसके अंतर्गत वे छात्र जो कि अपनी शिक्षा को पूरा करना चाहते हैं, योग शिक्षक बनना चाहते हैं, और कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो ऑलरेडी किसी जगह से पढ़े हुए हैं लेकिन पूरी तरह पारंगत नहीं हो पाए हैं, ऐसे बच्चों को फिर हम कोर्स में लेते हैं, उन्हें पढ़ाते हैं, उन्हें सक्षम बनाने का पूरा प्रयास करते हैं। और ये कोशिश रहती कि राष्ट्र को, इस देश को मैं अच्छे योग शिक्षक दूँ जिससे कि वे ही बच्चे अपना आर्थिक रूप से अपना जीविकोपार्जन का साधन भी चला सके। योग का प्रचार प्रसार जिस तरह होना चाहिए वाकई में वैसे हो भी सके, क्योंकि सशुल्क मुझे नहीं लगता मैं उतना प्रचार कर पाऊंगी योग का जितना मैं बिना फीस के सभी लोगों को साथ लेकर के, हर वर्ग, हर जाति, हर संप्रदाय का व्यक्ति मेरे पास यहाँ पढ़ता है। यहाँ मुस्लिम बच्चा भी पढ़ता है तो यहाँ सवर्ण बच्चा भी पढ़ता है तो दलित बच्चा भी पढ़ता है, हर वर्ग का बच्चा यहाँ पर अपनी पात्रता के साथ पढ़ता है और जहाँ पर उसके साथ कोई भेदभाव भी नहीं होता, हो भी नहीं सकता। खैर, और हम गुरुकुल प्रणाली को लाने का प्रयास कर रहे हैं कि गुरु शिष्य परंपरा के साथ हम योग शिक्षा को दें, न कि हम किसी टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम को चलाएं और एक स्टूडेंट टीचर का जो रिलेशनशिप है, आजकल के सिनेरियो हम देख रहे हैं कि उतना रिस्पेक्ट मुझे लगता है स्टूडेंट अपने टीचर को नहीं देता है, टीचर भी इतनी जिम्मेदारी से अपने छात्रों को नहीं पढ़ा पा रहा है। लेकिन यदि हम गुरु शिष्य परंपरा पर चलते हैं तो मुझे लगता है कि द्रोणाचार्य अपने कौंते को बना पाएगा। इस उद्देश्य से मैं मिशन कौंते करके योग टीचर ट्रेनिंग चलाती हूँ। जी, तो मैम, जो आप ये फ्री में सब बच्चों को पढ़ा रहे हैं, ट्रेनिंग दे रहे हैं, और यहाँ पे योग की एक एक चीज़ें सिखाई जाती हैं, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी, सभी वर्ग के बच्चे आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इसके लिए हमें पैसे की भी ज़रूरत होती है। तो ये पैसे क्या कहीं से आपको फंड मिलता है, किसी की सहायता मिलती, कैसे मैनेज करते हैं? देखिए, मेरे पास फंड कहीं से नहीं आता है, ऐसा एक्चुअली ये एक भ्रांति भी फैली हुई है, क्योंकि हम फ्री कोर्स चलाते तो जिन लोगों ने अपने फीस लेकर के, निश्चित रूप से हर इंस्टीट्यूशन की आवश्यकता होती है और फीस लेना ही पड़ती है, आप कैसे चलाएंगे अन्यथा। तो लोगों को लगता है कि मेरे पास बहुत पैसा है, वो मैं हमेशा मानती हूँ कि मेरे पास बहुत पैसा है
उन लोगों के लिए है जिन लोगों को मेरी ज़रूरत है। बाकी फंडिंग हम कहीं से भी नहीं लेते हैं और आती नहीं है, हम लेना भी चाहें तो आती नहीं है, और मैं लेना चाहती भी नहीं हूँ। मुझे लगता है कि समाज का एक वर्ग है ऐसा जिससे मैं अपनी फ़ीस लेती हूँ। मैं अपने खुद योग शिक्षण कार्यक्रम चलाती हूँ जिसमें योग की क्लासेस चलती है, मेरे लेक्चर्स होते हैं, बहुत जगह पर मैं जाती हूँ जहाँ से मुझे थोड़ा बहुत पैसा मिल जाता है। उस पैसे को मैं इकट्ठा करती हूँ और मैंने मान लिया है जीवन में कि मुझे एक वर्ग को उठाना है, तो मैं इस उम्मीद के साथ किसी शिक्षण कार्यक्रम को नहीं चला पाऊँगी, इस उम्मीद के साथ कि कोई मुझे पैसे देगा तो ही ये कोर्स चलेगा। ये एक अपेक्षा का सिद्धांत हो गया, और अगर ये अपेक्षा किसी वर्ग से पूरी नहीं हुई तो संभवतः मेरा जो कोर्स है वो बंद हो जाए, मेरी ये यात्रा यहीं रुक जाए। इस उद्देश्य से मैंने कभी इस बात को ध्यान नहीं दिया और आगे भी नहीं दूंगी कि पैसा होगा तो ही कोर्स चलेगा। मैं खुद अपना जो मैं अर्न करती हूँ वही मैं अपने बच्चों पर लगाती हूँ, उसी से मैं पढ़ाती हूँ। निश्चित रूप से सीमित संसाधन हो गए क्योंकि मेरे पास जितना होता उतना ही मैं लगा सकती हूँ, लेकिन कोई गवर्नमेंट सहायता या किसी फॉरेन फंडिंग या बोले हम कोई व्यक्तिगत संस्था मुझे किसी प्रकार से कोई ऐसा आर्थिक या हम कहें कि सामाजिक या किसी अन्य प्रकार का कोई ऐसा मुझे सहायता नहीं प्राप्त होती है। ये मैं स्वयं अपने ही अर्थ से अपने बच्चों पर लगाती हूँ और इस कार्यक्रम को चलाती हूँ। जी। तो मैम, जैसे कि आपने बताया कि आपको फंडिंग नहीं मिल रही है और इतना काम करना, बच्चों को सिखाना, जैसे अभी आप बता रहे थे 30 से 40 बच्चे, उससे ज़्यादा ही कहीं आते हैं। 15 साल से आप चला रहे हैं तो बहुत सारे बच्चों को आपने सिखाया होगा। तो क्या बच्चों के लिए या फिर आपके लिए कभी ऐसी प्रॉब्लम हुई कि इस जर्नी में कोई प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा, ऐसा कुछ हुआ क्या? देखिए, पैसा ही प्राथमिकता है। हम बोले किसी चीज़ की शुरुआत करनी है ना, तो हमें अर्थ तो चाहिए ही चाहिए। आता तो नहीं है तो सीमित संसाधनों के साथ मैं चला रही हूँ, और मैं कभी बोलती इसलिए नहीं हूँ कि मुझे लगता है कि कोई एक ऐसा होगा कि नारायण, जब मैं कार्य ही नारायण का कर रही हूँ, भगवत गीता को मैं संसार तक लाना चाहती हूँ और जन जन तक लाना चाहती हूँ। दूसरा उद्देश्य यह भी है मेरा। तो मुझे लगता है कि जब तक मेरे अंदर सामर्थ्य है तब तक हो सकता है मैं कर लूँ, और जहाँ मुझे लगता है कि मैं असक्षम महसूस करूँगी उस दिन कोई ऐसा व्यक्ति आएगा जो मेरी सहायता कर देगा, मेरे बच्चों का दीक्षांत समारोह कर देगा, उनको यहाँ रखने के लिए कोई जगह मुझे दे देगा, उनके खाने पीने के लिए कोई भोजन की व्यवस्था कर देगा, उनके पढ़ने के लिए कुछ पुस्तकें मुझे दे देगा, और उनके जो यूनिफॉर्म होती है उसके लिए, मतलब हर तरह से जब मुझे आवश्यकता होगी तो मुझे, जब तक मुझसे हो रहा है तब तक तो मैं कर रही हूँ। हालांकि 15 वर्ष से मिशन कौंते नहीं चल रहा है, मिशन कौंते तो 2 साल से चल रहा है हमारा, लेकिन 15 वर्ष से बिना मिशन कौंते के ही मैं बिना किसी नाम के बच्चों को पढ़ाते आ रही हूँ। कई बच्चे आज मेरे PhD हो चुके हैं, नेट क्वालिफाई हो चुके हैं, अलग अलग जगह बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन में जॉब कर रहे हैं। तो मुझे यही मेरी संतुष्टि है कि मेरे द्वारा पढ़ाए हुए बच्चे भारत के हर क्षेत्र में, अपितु विदेशों में भी कार्यरत हैं। योग के क्षेत्र में, दर्शन के क्षेत्र में, धर्म के क्षेत्र में मेरे बच्चे फैले हुए हैं। समस्या बहुत ज़्यादा अब आने लगी है क्योंकि अब मेरे बच्चों की संख्या बढ़ती जा रही है। देश प्रदेश से बहुत ज़्यादा लोग पढ़ने आने लगे यहाँ पे मिशन कौंते के लिए। तो अब मुझे जहाँ पर लगने लगा है कि अब मैं थोड़ा थकने लगी हूँ, क्योंकि अब मेरी बच्चों की आवश्यकता बढ़ रही है, उनके लिए बहुत सारी ऐसी संसाधन है जिसको मैं जुटा नहीं पा रही हूँ। तो अब मुझे लगता है कि हो सकता है कोई सहायता मुझे मिल जाए। जी मैम, जैसा कि अभी आपने बीच में बोला कि गीता, इसमें आपने PhD किया है और रामायण में आप PhD कर रही हैं, तो इसका पर्पस क्या है? आपने क्या सोचा कि गीता में PhD किया आपने और फिर अभी इसमें आगे कर रही हैं? नहीं, मेरी पहली जो PhD थी वो योग में थी, योग और राजयोग और हठयोग पे, योग दर्शन में थी। मेरी जो अभी जस्ट PhD मैंने कंप्लीट की है वो श्रीमद् भगवत गीता में की है, और आगे मैं श्री रामायण जी पर डिलीट करूँगी, यह मेरा विचार है, और इस पर मैं सिनॉप्सिस तैयार कर चुकी हूँ। जैसे ये PhD मेरी अवार्ड होगी वैसे ही मैं डिलीट करूँगी श्री रामायण जी पर। इसका जो भाव है वो ये है कि जिस विषय को मैं पढ़ाती हूँ उसकी अंतरतम गहराई तक जाना आवश्यक है। अब श्री गीता जी को जहाँ तक मैं समझ पाई हूँ, मुझे लगता है उसका पार नहीं है, लेकिन साथ ही साथ मुझे लगता है कि अगर इस देश को रामायण और गीता जी से जोड़ दिया जाए तो युवा जो पथ भ्रमित हो रहा है, जो सांस्कृतिक ह्रास हो रहा है, जो विदेशी सभ्यता हमारे युवाओं पर, हमारे देश के लोगों पर अपना कह सकते आकर्षण बढ़ा रही है, ऐसे मेरा रामायण और गीता की तरफ जाने का उद्देश्य भी यही है कि उसकी गहनतम जो उसकी कह सकते हैं कि उसकी जो उसके संदर्भ में जब मैं अनुसंधान करूंगी
तो मैं शायद ज़्यादा अच्छे से अपने युवाओं को, अपनी माताओं को, अपनी बहनों को, अपने लोगों को श्री राम के चरित्र के साथ और भगवान श्री कृष्ण के चरित्र के साथ जोड़ पाऊंगी। तो संस्कृति के संदर्भ में बोलें या जीवन के प्रबंधन के संदर्भ में बोलें या पुरुषार्थ के संदर्भ में बोलें, यदि मुझे राष्ट्र को ऊपर ले जाना है तो मुझे ही नहीं, अभी तो मेरे क्षेत्र के या धर्म के क्षेत्र के या दर्शन के क्षेत्र के या अन्य कई क्षेत्रों के लोगों को रामायण जी पर और गीता जी पर अपना कार्य करके अपने देश में इस संस्कृति का विकास करना चाहिए। मैम, जैसे कि योग सभी के लिए बहुत ज़रूरी है, यहाँ तक कि पीएम भी इसको प्रमोट करते हैं, योग करने के लिए बोलते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं बच्चों के लिए जॉब को लेकर क्या अपॉर्चुनिटी रहती है? जब बच्चे यहाँ से निकलते तो सिर्फ यही थिंकिंग होती है कि हमें कहीं अच्छी जगह जॉब मिले, क्योंकि कोई भी शिक्षा अगर प्राप्त करता है तो कहीं ना कहीं ये आस ज़रूर होती है। तो इसके लिए क्या यहाँ पे क्या प्रोसेस है? क्या बच्चों को जॉब मिल रही है, प्लेसमेंट्स मिल रहे हैं? योग टीचर ट्रेनिंग जब हम देते हैं तो हम बच्चों को थेरेपीज भी सिखाते हैं, साइंटिफिक एस्पेक्ट जो योग के वो भी हम सिखाते हैं, उसकी आध्यात्मिकता से भी हम जोड़ करके रखते हैं। बच्चा बहुत अच्छे से एक बोल सकते हैं कि कई संदर्भ में वो एक अच्छी शिक्षा को अर्जित करता है। और अभी मेरे पास, जैसे मैंने कहा, अर्थ की कमी है, वैसे ही मैं किसी प्रकार से रोजगार के संसाधन शासकीय अर्धशासकीय क्षेत्रों में अपने बच्चों को नहीं दिलवा पा रही हूँ। तो मुझे लगता है कि अगला जो चरण मेरा संघर्ष का होगा वो मेरे बच्चों की जो अधिकार हैं, जो मेरे योग के सिर्फ कौनते नहीं, अन्य इंस्टीट्यूशंस या हमारी यूनिवर्सिटी के या हमारे कॉलेज के जो बच्चे भी शिक्षित हो चुके, उन सबके उस अधिकार की रक्षा के लिए मुझे लगता है कि मेरा दूसरा चरण अब आरंभ होगा। फिलहाल जो मेरे बच्चे यहाँ पढ़ते हैं वो होम विजिट लेते हैं, और जो चवेली देवी योग केंद्र या कई योग केंद्र चल रहे हैं वहाँ पर वो योग टीचर के रूप में कार्य कर रहे हैं, और कुछ बच्चे मेरे इंस्टीट्यूशन पे मेरे साथ काम कर रहे हैं। तो इस प्रकार से अभी मेरे स्तर पर तो मैं सभी ना सही, लेकिन जो पात्र और जो योग्य और जो बहुत ही सक्षम और जो बहुत ही मेहनती छात्र हैं वो कहीं ना कहीं अभी तो कार्यरत हैं ही। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि शासकीय स्तर पर या कोई संस्थागत स्तर पर अगर ये प्रयास कर लेगा तो मुझे लगता है कि हमारे ही बच्चों को, कौनते के बच्चों को नहीं, अभी तो जितने भी योग शिक्षा लेकर के जो बच्चे शिक्षित हो रहे हैं हर इंस्टीट्यूशन से, हर टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम के संस्थानों से या फिर कॉलेज या यूनिवर्सिटी से, मुझे लगता है सबको ही यह अवसर मिलना चाहिए जॉब का। जी, इसके लिए आपके साइड से क्या कुछ प्लानिंग है? अगर आप प्लानिंग कर रहे हो कि बच्चों को जॉब मिले और बच्चे आगे बढ़े इस क्षेत्र में, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर हमारा करियर रुकता है तो हम निराश होते हैं, और बच्चे अगर अभी से उनके करियर में निराशा मिलेगी तो ये उनके लिए प्रॉब्लम की बात होती है। देखिए, निराशा तो हमारे योग के क्षेत्र में आ नहीं सकती, क्योंकि मेरे तो छात्र जैसे घर पे बहुत सारे जो अच्छी कॉलोनी हैं या हम बोलें कि बहुत सारी आजकल रेजिडेंसीज बन गई हैं या बहुत सारे कॉम्प्लेक्स बन गए, बहुत सारी जगह है ऐसी, मॉल्स में बहुत सारी जगह पर योग टीचर की ज़रूरत होती है, या आईटी सेक्टर्स हैं, तो बहुत सारे बच्चे तो वहाँ पर कार्यरत हैं ही। कुछ बच्चे हैं जो अभी आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं या उनका अभी संभावनाएं नहीं बन पा रही, तो मैं एक प्रोग्राम तैयार किया है मैंने, हालांकि वो अभी पूरा नहीं हुआ इसलिए मैं इसको अभी पूर्ण रूपेण आपको समझा भी नहीं पाऊंगी और बताना नहीं चाहूँगी। सिर्फ इतना ही सोचा है फिलहाल मैंने मुख्यतः कि मैं कुछ पत्र पीएम तक, कुछ मुख्यमंत्री जी तक, शिक्षा मंत्री जी तक, आदित्यनाथ जी तक, योगी आदित्यनाथ जी तक, मैं अपने पत्रों के माध्यम से, अपनी कुछ वीडियो में बना रही हूँ उसके माध्यम से, कुछ जो सहयोगी लोग हैं मेरे, उन्होंने मुझे कहा है कि मैम हम बात करेंगे, तो मैं अपनी बात को निश्चित रूप से वहाँ तक पहुँचाऊँगी। और बच्चों के लिए जो मेरी मांग है वो सिर्फ इंदौर के बच्चों के लिए नहीं है, यहाँ के छात्रों, ये पूरे भारत के योग शिक्षकों के लिए एक मांग की जाएगी मेरी ओर से कि जो बच्चा योग्य है, पात्र है, मेहनती है और जिसे आता है, उस व्यक्ति को हर जगह पर योग शिक्षा की आज ज़रूरत है। स्वास्थ्य केंद्रों में आवश्यक, जिससे कि योग के खाली इंस्टीट्यूशन से काम नहीं चलेगा, हॉस्पिटल्स में भी ज़रूरत है। एलोपैथी की बहुत सारी दवाइयाँ लोग लेते हैं, है ना, लेकिन एलोपैथी के साथ यदि दवाइयों के साथ लगी थी प्राणायाम, ध्यान, आसन, मुद्राएं, ये सब जो योग की पद्धतियों को भी हम अपनाएंगे तो मुझे लगता है कि
हॉस्पिटल में जो लोग आ रहे हैं वो जल्दी से स्वस्थ होंगे, तो कहीं ना कहीं हॉस्पिटल में भी हमारे योग शिक्षक होने चाहिए। रीहैब सेंटर्स हैं, मैं मांग करूँगी कि रीहैब सेंटर्स में जो मनोरोगी आते हैं तो वहाँ पर ध्यान धारणा, हमारे बंध मुद्रा आसन, ऐसी बहुत सारे योग की विधियाँ हैं जिनके माध्यम से हम रिहैब में साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर से जूझ रहे पेशेंट्स को बाहर ला सकते हैं। तो रिहैब में हम वहाँ पर, मैं चाहूँगी कि वहाँ हमारे योग शिक्षक हो, भर्ती हो उनकी वहाँ पर। कुछ बात कर सकते हैं कि आयुर्वेदिक कॉलेजेस हैं, शैक्षणिक जगत के जितने कॉलेजेस हैं, चाहे फिर वो कोई भी क्षेत्र का कॉलेज हो, हर कॉलेज में शिक्षकों के लिए और छात्रों के लिए एक प्रोग्राम मैं बनाऊंगी जिससे कि वहाँ के जो स्टूडेंट हैं जिन पर पढ़ाई का प्रेशर आ रहा है वो योग और ध्यान से अपने आप को, स्ट्रेस को कंट्रोल कर सकें। तो इस प्रकार का प्रोग्राम और प्रोटोकॉल मैं बना रही हूँ जिससे कि हर कॉलेज में हमारा जो शिक्षक है वो जाए और वहाँ पर शिक्षकों को और छात्रों को तनाव से प्रबंधित रखे और पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ ज़िंदगी हमारे छात्र, हर कॉलेज के छात्र जिए। इस तरह का मॉड्यूल मैं योग में बना रही हूँ जिससे कि हम हर कॉलेज में, हर स्कूल में, प्राइमरी स्कूल में भी योग शिक्षा अनिवार्य होनी चाहिए, इस पर भी मैं कार्य कर रही हूँ। तो इस प्रकार से मैं जो मॉड्यूल बना रही हूँ जिसमें छोटे स्तर से लेकर, ये प्राइमरी स्तर से लेकर कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़, आयुर्वेदिक औषधालय, चाहे वो आपके बोल सकते हैं कि कोई भी डिपार्टमेंट का इंस्टीट्यूट हो, वहाँ पर भी योग शिक्षक की ज़रूरत है। और अभी बहुत सारे कोर्सेस में योग आ गया है चूँकि, लेकिन ये पर्याप्त नहीं है। मुझे लगता है कि योग तो यत्र तत्र सर्वत्र होना चाहिए। इस उद्देश्य से प्रोग्राम्स को मैं प्लान कर रही हूँ। तो मुझे लगता है कि अगर मेरी मांग सुन ली गई तो मुझे लगता है कि फिर योग टीचर कम पड़ जाएंगे, क्योंकि इतनी जगह पर योग की आवश्यकता और उस आवश्यकता को सिर्फ बताने की ज़रूरत है कि कहाँ कहाँ पर योग हो सकता है, जिससे देश में आने वाली जो मनोदैहिक रोग हैं, जिससे हम बोल सकते हैं साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर, जैसे सुसाइड टेंडेंसी बढ़ रही है लोगों में, डिप्रेशन बढ़ रहा है, एंग्जाइटी बढ़ रही है, ये सब युवाओं में ज़्यादा इसलिए बढ़ रहा है कि कहीं ना कहीं पढ़ाई को लेकर के वो चिंतित रहते हैं। तो उस स्थिति से बचाव हेतु हम इंस्टीट्यूशन को जब योग शिक्षक देंगे और वो योग करेंगे तो मुझे लगता है कि पूरे भारत में पढ़ाई को लेकर के चिंता समाप्त होगी। हर युवा, हर छात्र, मुझे लगता है अपने परीक्षाओं को बिल्कुल मुस्कुराते हुए, हंसते हुए उन्हें अपने जीवन में ले पाएगा, किसी भी परीक्षा को। और मुझे लगता है कि इस तरह के मॉड्यूल हर जगह पर हम ला पाएंगे। जी मैम, जैसे कि आपने बताया कि यहाँ पे बहुत सारे बच्चे आते हैं और हर वर्ग के आते हैं, तो कहाँ से बच्चे आते हैं और किन बच्चों को आप प्रायोरिटी देते हैं? देखिए, सबसे बड़ी प्राथमिकता तो मेरे लिए यही है कि वो बच्चा ज़रूरतमंद है, यानी कहीं ना कहीं उससे आर्थिक असक्षमता है, वो महंगे कोर्सेज नहीं कर पा रहा है। यही पहली हमारी प्राथमिकता होती बच्चों का चयन करने में। दूसरा, उसका इंटरेस्ट, कि वो बनना चाहता है, वो कुछ जीवन में करना चाहता है। ये उसका मूलतः हम दो ही चीज़ों को देखते हैं। उसके अलावा जाति को हम कभी भी नहीं देखते हैं। हम आयु वर्ग में भी 50 वर्ष रखा था, लेकिन इस अगले वर्ष से हमने आयु बंधन भी अब अगले वाले सेशन से हम हटा देंगे। और यहाँ पर सभी का स्वागत है, क्योंकि शिक्षा पर सबका अधिकार होता है। शिक्षा एक की नहीं होती। गुरु एक को अगर कह दे कि मैं तुझे ही या इस वर्ग को ही पढ़ाऊंगा तो ये गुरु शिष्य परंपरा नहीं है। गुरु के लिए सभी समान होते हैं। तो मुझे लगता है कि हम अगली बार से और उसको सुधार करके सभी वर्गों को सुअवसर देने का कोशिश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद मैम इतनी सारी जानकारी देने के लिए। तो आज हमारे साथ थी डॉक्टर निशा जोशी, जिन्होंने योग के बारे में बहुत अच्छी जानकारी दी है और वो बच्चों को फ्री में एजुकेशन दे रही हैं। कहीं ना कहीं ये अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। ऐसी ही खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहें स्वतंत्र समय। धन्यवाद। प्योर श्योर दूध और घी, माँ के प्यार सा, मिलावट से दूर, भरोसे से भरपूर, प्योर भी श्योर भी।